नमस्कार, स्वागत करता हूं आज की बड़ी खबरों में जो आपके जानना बेहद जरूरी है। लेकिन वीडियो देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बता दें कि आप इसे कहां से देख रहे हैं। नीतीश कुमार की बगावत ने भाजपा और पीएम मोदी दोनों को मजबूर कर दिया है। एनडीए में सीट शेयरिंग को कैंसिल करने के बाद नीतीश ने ज्यादा सीटों का दावा ठोक दिया, जबकि जेडीयू ने मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने की शर्त भी रख दी है। इसके जवाब में भाजपा ने जेडीयू को ज्यादा सीटें देने का ऑफर रखा और अपनी 2 सीटें छोड़ने की भी पेशकश की। यह मोदी काल के इतिहास में असामान्य स्थिति है, क्योंकि बहुमत की सरकार में ऐसा हनक में फैसला लेना अब तक नहीं हुआ। फिलहाल जेडीयू कह रही है कि चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। यह बहस अब गठबंधन और सीटों के समीकरणों के बीच जारी है। एनडीए में नया बवाल खड़ा हो गया है। जितन राम मांझी ने साफ कह दिया है कि वह चिराग पासवान के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारेंगे, यानी सीट शेयरिंग का फार्मूला होने के बावजूद अंदर ही अंदर तनातनी जारी है। मांझी ने खुलासा किया कि वह गया में 2 सीटें बोधगया और मखदूमपुर अपने उम्मीदवारों को देंगे, जबकि ये दोनों सीटें चिराग पासवान के खाते में हैं। इससे साफ दिख रहा है कि एनडीए में सहयोगियों के खिलाफ ही उम्मीदवार उतारने की होड़ मची हुई है। अब सवाल यह है कि क्या गठबंधन में तनातनी बढ़ेगी या एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ पाएगा। ये राजनीतिक समीकरण आगामी दिनों में और भी रोचक होने वाले हैं। महाराज के स्वास्थ्य के लिए मुस्लिम समुदाय ने भी दुआ की है। लखनऊ के मॉल एवेन्यू स्थित दरगाह दादा मियां में सपा नेता मोहम्मद अखलाक ने चादर चढ़ाकर उनके लिए लंबी आयु और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान दरगाह के सेवक और मुस्लिम समुदाय के कई लोग मौजूद थे। मोहम्मद अखलाक ने कहा कि प्रेमानंद महाराज जैसे लोग समाज को जोड़ने और इंसानियत का पैगाम फैलाने वाले हैं। इसके अलावा प्रयागराज के सूफियान ने मदीना में भी प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ मांगी। यह दिखाता है कि धर्म या समुदाय से ऊपर उठकर मानवता और सह अस्तित्व की भावना हर जगह जिंदा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ी पहल शुरू की है। आयोग ने करीब 3 करोड़ 50 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड को वर्ष 2002 के डेटा से सफलतापूर्वक मिलाया है। यह राज्य में अब तक का सबसे बड़ा डेटा सत्यापन अभियान माना जा रहा है। अधिकांश जिलों में प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि बाकी इलाकों में काम तेजी से जारी है। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले इस कवायद का मकसद है फर्जी वोटिंग और डुप्लीकेट नामों को खत्म करना, ताकि मतदान प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और भरोसेमंद बन सके। चुनाव आयोग का दावा है कि यह पहल लोकतंत्र को और मजबूत करेगी। हिजाब विवाद के 2 दिन बाद आज स्कूल फिर से खुल गया। मामला तब बढ़ा जब 8वीं की छात्रा को हिजाब पहनने पर क्लास से बाहर कर दिया गया। इसके बाद छात्रा के माता-पिता और स्कूल प्रबंधन के बीच विवाद तेज हो गया। परिजनों का कहना था कि हिजाब धार्मिक पहचान का हिस्सा है, जबकि स्कूल प्रशासन का तर्क था कि ड्रेस कोड सभी छात्रों पर समान रूप से लागू है। विवाद के बाद स्कूल को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा था। अब प्रशासन ने कहा है कि मामले की जांच जारी है और सभी छात्रों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित की जाएगी। तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बीच बिहार महागठबंधन में तनाव खुलकर सामने आने लगा है। सीट बंटवारे पर सहमति न बन पाने के बावजूद कांग्रेस ने अपने कुछ उम्मीदवारों को सिंबल जारी कर दिए हैं, जिससे गठबंधन के भीतर असमंजस बढ़ गया है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट की तैयारी भी कर रही है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने सोशल मीडिया पर उम्मीदवारों को सिंबल देते हुए तस्वीरें साझा की। वहीं राजद और कांग्रेस के बीच सीटों की संख्या को लेकर बातचीत अभी तक अटकी हुई है। चुनाव नजदीक हैं और अब महागठबंधन की एकता पर सवाल उठने लगे हैं। क्या यह साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा या अंदरूनी मतभेद इसे कमजोर कर देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ब्राजील के उपराष्ट्रपति गेराल्डो एल्कमिन के बीच दिल्ली में हुई अहम बैठक ने भारत ब्राजील संबंधों को नई दिशा दी है। दोनों नेताओं ने रक्षा, निवेश और व्यापार सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। एल्कमिन ने बताया कि राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा फरवरी 2026 में भारत दौरे पर आएंगे, जबकि राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों देशों की रक्षा साझेदारी वैश्विक शांति और बहुपक्षवाद को मजबूती देगी। बैठक में दोहरे कराधान, परस्पर निवेश और रक्षा तकनीक के साझा विकास जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। एल्कमिन ने कहा, भारत ब्राजील की दोस्ती सिर्फ कूटनीतिक नहीं, बल्कि आपसी विश्वास और विकास की साझेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, सरकार समय के साथ चलने को तैयार नहीं है। दरअसल मामला था फांसी की जगह मौत की सुई, लीथल इंजेक्शन देने के विकल्प का। कोर्ट ने पूछा कि जब अमेरिका के 49 राज्य इसे अपना चुके हैं तो भारत क्यों पीछे है। वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा ने दलील दी कि यह तरीका तेज और मानवीय है। केंद्र ने दलील दी कि भारत में यह प्रणाली संभव नहीं, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा, सरकार को सिर्फ सजा नहीं, इंसानियत का भी ध्यान रखना चाहिए। अदालत ने संकेत दिया कि अब समय आ गया है कि देश में मौत की सजा के तौर तरीके पर पुनर्विचार किया जाए।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आदेश के खिलाफ बिहार में मुस्लिम महिलाएं सामने आ गई हैं। आयोग ने मतदान के दौरान पहचान के लिए महिलाओं से बुर्का हटाने का निर्देश दिया था, लेकिन महिलाएं कहती हैं कि उनका धार्मिक आस्था का हिस्सा होने के कारण इसे हटाना संभव नहीं है। मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि इस्लाम में किसी गैर पुरुष के सामने नकाब हटाना मना है। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर अक्सर परिवार के बुजुर्ग और आसपास के लोग भी मौजूद रहते हैं, जिससे यह आदेश उन्हें असहज करता है। उन्होंने चेतावनी दी कि वोटिंग के नाम पर उनके धार्मिक आस्था और पर्दा प्रथा को चुनौती नहीं दी जा सकती। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल आपदा पर कहा, सिर्फ आलोचना से मदद नहीं मिलेगी, जरूरत है पीड़ितों के साथ खड़े होने की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार युद्ध स्तर पर राहत कार्य कर रही है और अब तक 7,000 करोड़ रुपए कृषि और पुनर्वास कार्यों पर खर्च किए जा चुके हैं। उत्तर बंगाल में हाल की भारी बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही हुई है, जिसमें 32 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। ममता बनर्जी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यह राजनीति का समय नहीं, इंसानियत दिखाने का वक्त है। उन्होंने प्रशासन से तेज पुनर्वास और मुआवजे की प्रक्रिया को प्राथमिकता देने का निर्देश भी दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ याचिका पर ईडी को अपनी दलीलें पेश करने का आखिरी मौका दिया है। यह मामला शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अब सुनवाई में और देरी नहीं होगी। अगली सुनवाई 10 नवंबर को तय की गई है। इस दौरान ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू पेश हुए और स्थगन की मांग की, क्योंकि वे उस समय सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहे थे। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने विरोध जताते हुए कहा कि ईडी पहले ही बिना कारण 9 बार स्थगन ले चुकी है। JP नड्डा की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में नकली दवाओं पर रोक लगाने के लिए कड़े कानून के मसौदे पर सहमति बन गई है। यह नया कानून 1940 के पुराने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की जगह लेगा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार किया जा रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद केंद्र ने निगरानी व्यवस्था को और सख्त करने का फैसला किया है। नया कानून दवा निर्माण से लेकर बाजार में बिक्री तक हर स्तर पर जवाबदेही तय करेगा, ताकि घटिया और नकली दवाओं पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके। सरकार इसे आगामी शीतकालीन सत्र में संसद में पेश करने की तैयारी में है। बिहार विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 57 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। खास बात यह कि जदयू ने उन 4 सीटों पर भी उम्मीदवार उतारे जिन पर LJP प्रमुख चिराग पासवान का दावा था। सूची में सोनभर बरसात से रतेश सदा, मोरवा से विद्यासागर निषाद, एकमा से धूमल सिंह और राजगीर से कौशल किशोर को टिकट दिया गया है। इसके अलावा कई दिग्गज नेताओं को भी मौका मिला है। मंत्री विजय कुमार चौधरी को सराय रंजन से उम्मीदवार बनाया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस भी अन्य दलों की तरह पूरी तैयारी में है। इस बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति CC की बैठक को लेकर बड़ा बयान दिया। पप्पू यादव ने कहा कि यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और उम्मीद जताई कि कांग्रेस बिहार की जनता के हित में मजबूत और ऐतिहासिक निर्णय लेगी। उन्होंने कहा, CC की बैठक बहुत महत्वपूर्ण होती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस बिहार की जनता के लिए सही फैसला करेगी। हाईकोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा विवाद के बीच सनातन धर्म के आयोजन को रोकने आई CSP हिना खान ने एकदम अद्भुत जवाब दिया। जब एडवोकेट अनिल मिश्रा अपने समर्थकों के साथ फूलबाग पहुंचे और जय श्री राम के नारे लगाने लगे, तो हिना खान ने आंखों में आंख डालकर 4 बार जय श्री राम के नारे लगाए और कहा, राम सबके हैं। उनके इस साहसिक और संतुलित कदम ने नफरत और दंगे की राजनीति करने वालों का मुंह बंद कर दिया। मुस्लिम महिला अधिकारी द्वारा की गई यह कार्रवाई न केवल कानून का सम्मान थी, बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण का भी संदेश रही। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने RSS की सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधियों पर सवाल उठाया है। उन्होंने मीडिया से कहा कि उन्होंने RSS को इन जगहों पर कार्यक्रम आयोजित करने से रोकने के लिए पत्र लिखा। उनका कहना है कि RSS छोटे बच्चों के दिमाग में धर्म और विचारधारा का जहर भर रहा है। खरगे ने बताया कि पिछले 2 दिनों से उन्हें धमकी भरे फोन मिल रहे हैं। फोन करने वाले उन्हें और उनके परिवार को डराने और गालियां देने की कोशिश कर रहे हैं।